परंपरागत बीज भी कहते हैं। इनका महत्व जैसे-जैसे विलुप्त हो रहे हैं, वैसे-वैसे महत्व हमारी समझ में आ रहा है। और इसी क्रम में हमने कई ऐसे बीज संरक्षकों से बात की, जो अच्छे से बीजों का उत्पादन कर रहे हैं, देसी बीजों का। उसी क्रम में आज प्रसन्नता की बात है कि हमारे आदरणीय श्री नेकराम शर्मा जी, आप हिमाचल प्रदेश के से हैं, नाच गाँव से। और आप आज बीजों पर खासकर जो मिलेट्स के बीज हैं और दूसरे बीज हैं, कैसे आपने उनको संरक्षित किया और कैसे अन्य बीजों को भी बचाया और बहुत सारे किसानों तक पहुँचाया। उसी क्रम में आपको बीज संरक्षण से लेकर मिलेट्स के संरक्षण से लेकर भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया। और बड़ी खुशी की बात है कि कल शाम को आदरणीय पवन कुमार सर ने ये सूचना भी दी कि आपके ही मित्र आदरणीय हरमन शर्मा जी को भी पद्मश्री मिला। तो इन्हीं बातों के साथ और आप सभी के माध्यम से मैं आदरणीय नेकराम शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हालाँकि नेकराम शर्मा जी इस मंच के लिए कोई नए व्यक्ति नहीं हैं, तथापि बहुत सारे हमारे सदस्य हैं जो कि उनके बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं और हम बस से ऊर्जावान होना चाहते हैं। तो आदरणीय कृपया आप आएँ और इस बीज यात्रा की शुरुआत खासकर जो मिलेट्स के बीज हैं और अन्य बीजों की जो देसी बीज हैं, उनके संरक्षण की शुरुआत आपने कैसे की? आपने क्या संघर्ष देखा? क्या चुनौतियाँ आपके सामने रहीं? और आपने जो सफलता के कदम हैं, वो कैसे आगे गढ़े? इस पर आप वार्ता करिएगा। आदरणीय श्री नेकराम शर्मा जी। अ, सर्वप्रथम तो मैं इस शुभ कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी भाई-बहनों का सादर नमन करता हूँ कि अपने ही समाज के भले के लिए इतने सारे लोग सब लगे हैं, इससे ज़्यादा पुण्य का कोई और दूसरा काम नहीं है। अपने आप भी जागरूक हो रहे हैं, दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं, शायद ये ही एक मानव के लिए सबसे बड़ा जो है वो उसका जो है धर्म है कि हम दूसरों के लिए जिएँ, सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं। अ, दिनेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आप ये सब कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और बहुत आप जो है व्यस्त भी रहते हैं और चुन-चुन करके आप एक-एक व्यक्ति को कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ ना कुछ जो है वो बातें बुलवाई जाएँ और सबका भला हो जाए, कहने वाले का ज़्यादातर भला होता है। मुझे बहुत खुशी इस बात की है, मैं इस वक़्त हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में हूँ जहाँ 2 दिन से एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। यहाँ एक जीबी पंत इंस्टीट्यूट है, जहाँ ये सब नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती और ये जो हमारे परंपरागत अनाज हैं, भूले-बिसरे अनाज मिलेट्स, सिरियन जिसका नाम रखा भारत सरकार ने, उस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। काफ़ी सारे यहाँ जो वैज्ञानिक लोग हैं, उनके साथ स्कूल के क क और अन्य टीचरों के साथ भी बातचीत हुई और इसके यहाँ क्योंकि आप देखें कि इस बार मौसम इतना गड़बड़ हो गया है, बारिश नहीं हो रही है और जंगलों में आग लगना शुरू हो गई है। पिछली साल हिमाचल के अंदर भी जंगल धूं-धूं करके सारे जले, तो कोई ज़्यादा चिंता करने का कोई किसी को थी नहीं चिंता कि हम देखें कि क्या हो रहा है। हमारा जो क्लाइमेट है वो लगातार बदलता जा रहा है। एक वक़्त था कि मैं जब 3rd-4th क्लास में पढ़ता था अपने गाँव में, तो दिन में ही बर्फ लग गई थी और हमने दिन में बर्फ के बीच में जाकर के खूब खेले। परंतु आज हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ़ 30 साल के बदलाव में अब देखें कि आज मेरे बच्चे के लिए, मेरे पोते के लिए
वो सब जो सुनहरे मौका है, वो है ही नहीं, क्योंकि बर्फ अब गिर ही नहीं रही है। ऊँची चोटियों में बहुत कम बर्फ गिरती है, तो ये बदलाव। तो आग ना लगे जंगलों में, ये सब एक मुहिम की शुरुआत मैंने स्वयं 1 दिसंबर से शुरुआत की, जिसमें तमाम वन विभाग के जो अधिकारी हैं, डीएफओ हैं, कंज़र्वेटर हैं और अन्य लोग हैं स्कूलों के अंदर इतना अवेयरनेस देने का काम कर रहे हैं कि आग लगने से सर्वस्व नाश होता है। जंगलों में जीव-जंतु जल-जल के खत्म हो जाते हैं। हमारे जंगलों में जो बीज जो प्रकृति उगाती है, वो बीज जल-जल के नष्ट हो जाते हैं और अगर ऐसा ही सिलसिला रहा, तो एक समय के बाद कुछ भी नहीं बचेगा हमारी प्रकृति में, ये सब खत्म हो जाएगा। उसके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ, तो उसी सफ़र में मैं निकला हूँ लगातार 1 दिसंबर से। आपने बात कही कि हमारे जो ये मिलेट्स हैं, सीरियन जिसको भारत सरकार ने नाम दिया, मैंने इसका नाम 1990 के आसपास अद्भुत अनाज रखा था। अद्भुत अनाज का वो इसका नामकरण इसलिए किया था कि मेरे स्वर्गीय दादाजी ने कहा था कि तब नए-नए बीज आ गए थे। हम लोग सब वो विभाग से लेकर के खेतों में बीज रहे थे। मक्का का, गेहूँ का, धान का और कई सब्जियों के भी। तो हिमाचल प्रदेश में हर घर में लकड़ी के बड़े-बड़े डिब्बे बने होते थे, जिसमें कि ये जो सीरियन है, ये रखा होता था कि अकाल पड़ेगा तो सीरियन हमारे घर में है, तो कोई चिंता नहीं, कोई भूखा नहीं मरेगा। तो ऐसे लकड़ी के डिब्बे हर घर में यहाँ देखे गए हैं, आज भी अभी तक भी हैं। तो ये कम खाने से ही आदमी का तृप्ति हो जाती है। जितना हम लोग आज खाना खा रहे हैं, हम सुबह ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, तब 2 परांठे खा रहे हैं, दोपहर में खूब सारा भात, दाल, रोटी खा रहे हैं, 4 बजे फिर कुछ खा रहे हैं, शाम को फिर भूख लग रही है, फिर खा रहे हैं। अगर हम लोग ये श्रीअन्न खाते हैं, तो सुबह अगर हम लोग 1 प्लेट खा लें, तो दिन भर भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से फाइबर रिच होता है और धीरे-धीरे इसका पाचन होता है। शरीर को सारे वो पोषक तत्व मिलते हैं, जो शरीर को चाहिए। और शाम तक भूख लगेगी तो खाना कुछ खा लिया। तो ये इसकी जो है महत्ता है। मुझे लगा हम लोग अपने गाँव में गाँव का जंगल जो लगभग 300 साढ़े 300 हेक्टेयर के आसपास था, जिसका बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन हो चुका था। उसमें भी आग लगाते थे लोग। तो मुझे वो समझ आया पढ़ाई-लिखाई करने के बाद कि अपना गाँव के अंदर का जो जो मौसम है, वो बदलेगा इस तरह से अगर आग लगती रही, तो उसको रोकने का प्रयास किया। गाँव के अंदर एक संगठन बनाया, ये 1990 की बात है और जंगलों में आग लगने से क्या नुकसान होता है वो सब ब जानकारियाँ शेयर की। तो कुछ जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है कि वो जीव-जंतु जल के खत्म हो जाते हैं, तड़फते हैं। तो वो जंगल बचा, उसमें लोगों की मदद से बहुत सारा जो है बीज बोया गया, कई तरह का बीज बोया गया। यहाँ तक कि ये मिलेट के बीज भी उसमें फेंके गए और आज इतना थिक फॉरेस्ट हो गया। सब लोग हमारे क्योंकि किसान हैं, पशु के लिए चारा चाहिए, पशु पालते हैं, तो पूरी तरह से वो जंगलों में भरपूर चारा, पत्ती और ईंधन लकड़ी भी अ, विवेकशील दोहन के साथ लोग वहाँ से लेते हैं। तब धीरे-धीरे विभाग भी उसमें सहयोग करने लगा। तो उस वक़्त ये सब सफलता मिलने के बाद मुझे लगा 1991 के आसपास में कि हमें ये जो मिलेट्स हैं, इसको भी कुछ बचाने की बात करनी चाहिए। तो मैंने ये सब हमारे यहाँ ये कोदा जिसको बोलते हैं कोदरा शायद आप लोग उसको रागी बोलते होंगे। इसको मंडुआ भी बोलते हैं, आपका द उधर उत्तराखंड में मंडुआ बोलते हैं इसको। तो फिंगर मिलेट अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं। तो ये अनाज का ये इसका महानता है कि 50 साल भी रखो तो ये सेफ रहता है, इसको कोई कीड़ा नहीं खाता, ना ये खराब होता है।
और एक और हमारे यहाँ कहावत है, मेरा अपना मंडी जिला में, वो पुराना एक कहावत है, हमारे यहाँ पर इसको मंडल भी बोलते हैं, कि मंडल राजा जब सेको तब ताजा। खाना वो उसका रोटी बना दी और उसको 10 दिन रखो, और उसके बाद जब आपको खाना है तो हल्का-सा अ, आग में, अंगारे में गर्म करो और वो खाओ, तो खराब नहीं होता। बहुत बढ़िया। और कैल्शियम रिच है, 344 मिलीग्राम कैल्शियम है प्रति 100 ग्राम। तो इतना ज़बरदस्त ये अनाज है। तो ये इसके बहादुरी है। तो मैंने ये सब देखा कि इसका जो हम लोग खरीफ में बिजाई करते हैं, उस वक़्त मैंने उसका तैयारी किया कि मैं अपने खेतों में थोड़ा-थोड़ा इसको बीजूँगा। और उसके साथ-साथ हमारे यहाँ पर होता था एक, जिसको कांगनी बोलते हैं हमारे, कई जगह इसको नाचनी बोलते हैं, इसको फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं अंग्रेज़ी में। और ये मक्का के खेत में मक्की के साथ ये खूब सारा होती है। और ये जब अभी मक्का में भुट्टे पड़ रहे होते हैं, उस वक़्त ये पक जाती है, लगभग 65 से 70 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है और इसका भात बनता है। तो आज हम जो चावल खा रहे हैं, एक ही तरह का जो चावल है, सफ़ेद-सफ़ेद चावल है, मगर कुछ समय पहले लोग कई तरह के इस तरह के ये भात खाते थे। सिर्फ़ उनका जो रंग है, वो सफ़ेद नहीं होता था, वो काले, पीले, लाल, हरे, इस तरह का ये चावल रहते थे। जिसमें कांगनी का जो चावल है, वो पीला-पीला रहता था और उसके साथ एक हमारा जो सांवा बोलते हैं, उसको शिव चावल भी बोलते हैं। उधर उत्तराखंड में इसको झिंगोरा बोलते हैं। तो वो कितना पौष्टिक अनाज है, उसको वो ऐसे मैंने सुना है, हमारे गीतों में भी ये गाया जाता है कि जब सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने गए थे, तो शौक के तांडुल, शौक के चावल 3 मुट्ठी ले गए थे उनको देने के लिए। तो ये परंपरागत अनाज ये अपने आप ही जब इसका मौसम आता है तो ये उग आता है और इसमें भरपूर फसल आती है। इसका चारा बहुत अच्छा है पशु के लिए और दाना जो है वो मानव के लिए बहुत ही गुणकारी है। फलाहार के रूप में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और पुराने समय में तो ये इसका खूब सारा चावल बनते, इसका भात बनता, इसका खीर भी बनती, तो इस तरह से इसको खाया जाता है। तो इसके साथ-साथ एक हमारा था, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ चीना, इसको प्रोसो मिलेट बोलते हैं अंग्रेज़ी भाषा में, प्रोसो मिलेट, जो बड़े कम समय में पक जाता है और ये इसका बीज अगर गिर जाए पहले, तो ये समय जब इसका आता है, ये अप्रैल महीने में ये अपने आप उग आता है और ये जून में पक के तैयार हो जाता है। इसका भी भात होता है। एक हमारा हरी काँगनी जिसको बोलते हैं, उसका भात होता है, ब्राउन टॉप बोलते हैं जिसको। घास वर्गीय ही प्रजाति है ये और बिना बीजे भी ये उग आती है। इसका दाना गिरा होगा, चिड़िया ने कुछ चिड़िया खाती है, कुछ गिरता है, फिर पुनः ये दोबारा से उग आता है। हमने ये सब को जो है, जो जंगलों में बरसात के मौसम में जो जहाँ-जहाँ वन महोत्सव किए जाते हैं, तो वहाँ-वहाँ थोड़ा-थोड़ा बीज जंगलों में भी इसके फेंके कई जगह, तो ये अपने आप अब लगातार उगने शुरू हो जाते हैं। और सरकार से भी हमने प्रार्थना करी थी कि जब हम लोग वन महोत्सव करते हैं, हम उसमें पौधारोपण करते हैं, तो उसके साथ-साथ जो हमारे ये मिलेट्स हैं, ये हमारे ऋषि-मुनियों ने जंगलों से ही खोज-खोज के किसी वक़्त में निकाले थे और मानव को दिए थे कि बेटा खाओ और मस्त रहो, इसमें ना कोई बीमारी आती है और ना ये कभी खराब होते हैं, ना इसका बीज कभी विलुप्त होने वाला है। तो इस तरह से ये बहुत ऐसे ये अनाज हैं कि जिनको खाने से हमारा भूख नहीं मिटेगी, बल्कि हमारा शरीर जो है वो मजबूत होगा, स्वस्थ होगा। जिस तरह से यह अनाज खुद में इतना मजबूत है कि इसको कोई कीड़ा नहीं लगता, इसको कोई बीमारी नहीं लगती, इसको 50 साल, 60 साल रखो, खराब नहीं होता। तो ये इतना गज़ब का जो अनाज है, तो ये हमारे पूर्वजों ने, ऋषि-मुनियों ने हमें ये दिया था। परंतु इस विकास की अंधी दौड़ में हमें कुछ अलग तरह का दिया गया
ये मुझे लगता है बहुत बड़ा एक साजिश मैं मानता हूँ इस बात को। हमारे यहाँ तो हम जो छोटे-छोटे थे तो जब ये लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीना में जब ये कांगनी पक जाती थी, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो खेत से ये कांगनी को लाते थे। अभी वो पीला हो गया, पर अभी सूखा नहीं है, तो उसको पाँव से मसल करके उसका दाना निकल गया, तब तो उसमें ये बाहर का जो इसका हस्क है, वो भी उसी में होता था। तो इसका जो है 4 मुट्ठी क लोहे की कढ़ाई में जिसमें 2 लीटर छाछ पड़ी होती थी, उसमें डाल देते और कुछ जो लोकल लेवल पे मसाले होते थे वो डालते। तो ये 1-2 घंटा ये कढ़ाई में उबलता और उसके बाद हम सब खाते। इतना भरपेट मज़ा आता खाने का, मुझे तो लगता कि कहाँ कोई अकाल था, मेरे हिसाब से तो नहीं था। और ये जो हमें एक अनाज की तरफ ले जाया गया, जो अनाज अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, जिसको बचाने के लिए हमें जो जहाँ हम भंडारण करते हैं, वहाँ तुरंत हमें सल्फ़ोस जैसे ज़हर की जो गोलियाँ हैं, वो डालनी पड़ती है, तब जाके इसमें कोई कीट जो है ना वो नहीं लगता। तो आप बताइए कि जो अनाज अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो वो खाना जो खाएँगे उसको उनको कितना उसको लाभ होगा। तो ये बड़ा सोचने का एक विषय है। हम सब लोगों को जो मिलेट्स है उसको उगाना चाहिए। इसका जो बीज है और ये मैंने बहुत पहले एक शुरुआत की थी, जगह-जगह मेरे मुझे अभी दिख रहा है स्क्रीन पे कि मेरे एक परम मित्र वो इधर ही हैं कुल्लू एरिया से हैं, बंजार घाटी से हैं ठाकुरदास भाई, मैं नमन करता हूँ। वो बहुत ही यहाँ योद्धा है इस इलाके में प्राकृतिक खेती करने वाले, बहुत ज़्यादा। इनकी मदद से भी इनके एरिये में बहुत सारा जो मिलेट्स है, वो इन्होंने यहाँ खूब सारा प्रचार-प्रसार किया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं हमारे जो जिनको ये समझ आ गया है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे और अ, ये एक हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा भारत सरकार ने भी इसको अभी जो है बहुत बड़ा जो महानता दी है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया और ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरा संसार भर में इसकी चर्चा हो रही है। सब मिलेट खाना चाहते हैं क्योंकि मिलेट के खाने से हमारा जो शरीर है अंदर से मजबूत हो जाता है। तो हमारा खाना अच्छा होगा, हम लोग स्वस्थ होंगे, हमारा दिनचर्या अच्छी होगी, हम स्वस्थ होंगे, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ जो दिमाग है, वो रहता है। तो ये बहुत बड़ी एक बात है और इसके जो बीज हैं, एक मुट्ठी बीज अगर कोई किसान बीजता है, एक मुट्ठी बीज से ही लगभग 30 से 40 किलो जो अनाज है, वो आ जाता है। बहुत ज़्यादा बीज बीजने की आवश्यकता नहीं है। ये घास वर्गीय प्रजाति है। आप सूखे में इसको बीज दो, अगर नमी भी नहीं है, जब इसका मौसम आएगा, ये स्वतः ही उग आता है। इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ये कम पानी में भी अच्छा हो जाता है। बारिश ज़्यादा हो जाए, तो इसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये घास वर्गीय प्रजाति है। तो इसलिए इसको तरफ हम सब लोगों को आना चाहिए। अपने-अपने एरिया के अंदर हम सब लोग इसका जो बीज है, अब तो सभी जो विभाग हैं, खास करके जो कृषि विभाग है, वो सभी जगह ये बीज को लोगों के बीच में बाँट रहा है। हम लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या दाएँ-बाएँ अपने किसी मित्र से हम लोग ले सकते हैं। अभी फरवरी के बाद इसका जो बिजाई है, ये शुरू हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे ये जो बीज हैं, हम लोग बीजें इसमें एक कोडो है गर्म जगह में थोड़ा होता है, उसका भात होता है, कांगनी का भात होता है, सावा का भात होता है, चीना का भात होता है और हाँ, एक हरी कांगनी होती है, उसका भात होता है। एक हमारे लिटिल मिलेट जिसको बोलते हैं, कुटकी बोलते हैं, ये आपके वहाँ भी मैंने देखा देहरादून और उधर भी ये कुछ होना शुरू हो गया है। तो ये पूरी तरह से घास वर्गीय प्रजाति है। ये भी बहुत ज़्यादा फाइबर रिच है।
हम इतने सारे भात हमारे पास हैं और यही जो सारे दाने हैं, इसका आटा भी बना लो तो इसका रोटी बन सकती है, चपाती बन सकती है, डोसा बन सकता है, इसका इसका जलेबी बन सकती है, इसका पकौड़ा बन सकता है, इसका लड्डू बन बन रहा है, इसकी बर्फी बन रही है। तो इस तरह से इसका सब जगह जो है इस्तेमाल हो रहा है। मैंने 2008-9 के आसपास एक स्टडी किया था हिमाचल प्रदेश के अंदर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर, तो मुझे समझ आया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर गाँव के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, खाना नहीं खाता, तो उस वक़्त उसको ये जो जिसको कोदरा बोलते हैं, मंडल बोलते हैं, रागी बोलते हैं, इसका जो है सूप बना के पिलाया जाता था। कैल्शियम भरपूर मात्रा में होने से ये हमारा जो शरीर में है अंदर अलग से एक ताकत देता है, लीवर को एक्टिव करता है और धीरे-धीरे जो है ना बहुत सुधार होता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कहानी सुनी वैद्यों से कि इस जगह पर कोई आदमी बीमार था, डेथ बेड पर था, उसको इसका सूप पिलाया और वो धीरे-धीरे ठीक होने लगा, उसको भूख बढ़ने लगी। तो ये इन अनाजों की महत्ता है। हमने उसको थोड़ा-सा अलग शेप दिया क्योंकि आज के वक़्त में हम लोग चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें शायद कितना चीनी का इस्तेमाल हो रहा है। चाय पत्ती आज हमारा कोई भी ऑर्गेनिक नहीं है और वो सब बहुत हमारे शरीर को नुकसान कर रहे हैं। तो हमने इसको एक शेप दिया कि हम मिलेट का एक चाय बनाएँगे। तो इसमें इसको रोस्ट करके जो आटा है उसको रोस्ट करके साथ में इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल करके अखरोट, मूँगफली, बादाम डाल सकते हैं तो डालें। उसका एक रेशो एक फिक्स किया और वो उसको रोस्ट करके जैसे हम लोग गणपति जी के लिए नैवेद्य बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार इसको बना करके रख दिया। इसका लाइफ 6 महीने तक है, खराब नहीं होता। तो जब भी चाय पीनी तो इसका 1 कप चाय के लिए 1 चम्मच हम लोग ये जो पाउडर हमने बनाया कोदरे के आटे का, रागी के आटे का बनाया, हम उसमें डालें बर्तन में, उसको गरम करें और जब ये 2 मिनट में उबल गया, तब हम लोग उसमें स्वाद के अनुसार मीठा हो तो शक्कर डाल दें, चीनी नहीं और अ उसमें डालें और उसको बिना छाने हम लोग पिएँ। हमको नमकीन चाहिए हो तो काला नमक थोड़ा डाल दें, तो नमकीन बन जाएगा। तो इस तरह से बिना छाने हम गिलास में डालें और इसका आनंद लें और ये पूरी तरह से जो है इसमें रेशा बहुत है, फाइबर है, जो हमारे शरीर को चाहिए। तो मिलेट का चाय, रागी का चाय बहुत हिमाचल में तो बहुत मशहूर हो गया। वो ठाकुरदास भाई तो मेलों में बहुत स्टॉल लगाते हैं और लोगों को बीच में इस चाय को पॉपुलर करने के लिए बहुत बड़ा कोशिश कर रहे हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हम एक जगह अपना कृषि विज्ञान केंद्र में अभी 10 बजे मिलने जा रहे हैं और बहुत खुशी है। शायद ये बड़ी जल्दी अभी घर से निकलने वाले होंगे, तो मैं भी कुल्लू में एक जगह हूँ, तो मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ और दिन में मिलेंगे हम लोग। तो ये सारा था, ये हमारा जो श्री अन्न है, उसका एक मोटा-मोटा जो परिचय है। सो मैंने आप भाइयों के बीच में ये सब रखा। आप सब लोग इससे अछूते नहीं हैं। आप सब लोग ये शायद लगा रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरा तो सिर्फ़ एक ही आपसे निवेदन है कि हम दाएँ-बाएँ अपने रिश्तेदारी में जहाँ भी कभी जाएँ, तो मिलेट का ही हम लोग उनको कुछ ना कुछ हम लोग ये खाना इस तरह का ये दाना हम लोग उनको दें। इसका बिस्किट बने होते हैं, हम लोग घर में इसका बिस्किट बना सकते हैं। इस तरह का रिश्तेदारी में भी दें, शायद ये भी एक पुण्य होगा। क्यों? क्योंकि ये फाइबर रिच होने की वजह से ये हमारे शरीर को हमारी भूख तो मिटाता है, पर उसको इतना स्वस्थ बना देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आखिरी में आपसे सिर्फ़ एक निवेदन करूँगा कि अभी जो खरीफ का मौसम आ रहा है, उसमें हम लोग ये 5-6 तरह के जो हमारे यहाँ पर ये मिलेट्स होते हैं ज्वार, बाजरा भी शामिल हैं इसमें, वो भी बहुत अच्छा
जो है पौष्टिक अनाज है। हम कुछ भी लगाएँ, हम मिश्रित खेती करें, हम मोनोकल्चर की तरफ जो हमें भेजा गया था, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम लोग अपने खेतों में 9 तरह का अनाज ज़रूर लगाएँ, कम से कम 9 तरह का अनाज ज़रूर लगाएँ, जिसमें मक्का हो, खरीफ में मक्का होगा, उसके साथ में हमारे 4-5 तरह के मिलेट्स होंगे, उसी खेत में लाइन में हम लोग इसको लगा सकते हैं। ये सब बहुत खुश रहते हैं अगर मिश्रित इनकी बिजाई होती है। और उसके साथ-साथ हमारा दलहनी बहुत ज़रूरी दाल जो खत्म होती जा रही है, हमारे यहाँ आज भी कमी है दाल की, तो हम उसको लगाएँ। पुराने समय में लोग बहुत तरह के अनाज लगाते थे और आज ये सब हमारा परंपराएँ खत्म होती जा रही है, जो बड़ा दुःख की बात है। और साथ में तिलहनी चीज़ हम लोग अवश्य लगाएँ। हमारे पूर्वजों ने तिल बीजना कितना अनिवार्य किया था। आज पता चला तिल एंटी कैंसर है। तिल खाने से शरीर में कैंसर के जो सेल है, वो बनते ही नहीं हैं। तो कितनी बड़ी बात है, हमारे ऋषि-मुनियों ने उस समय में ये बातें कब बता दी थी, मगर हम इससे दूर हो गए, तो बहुत नुकसान भी भुगता। हॉस्पिटल की भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए वही एक हमारा जो है एक हम कर सकते हैं कि हम लोग 9 तरह के अनाज कम से कम एक सीज़न में हम लोग लगाएँ और साल में 18 तरह के अनाज हमारे जो है खेतों में होंगे। उससे खेत खेत की मिट्टी बलवान होगी। उसके साथ-साथ हमारा पर्यावरण अच्छा होगा। उसके साथ-साथ इस तरह का जो अनाज हम मौसम के हिसाब से हम लोग खाएँगे, तो हमारा पूरा परिवार बहुत स्वस्थ रहेगा। तो इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से फिर से एक बार विनम्र मैं निवेदन करूँगा कि आप सब लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और एक मैं और निवेदन करता हूँ दिनेश भाई से कि कभी ये सारा जो परिवार है, क्या कहीं एक जगह 1-2 दिन के लिए इकट्ठा हो सकता है? शायद सबसे बड़ी अच्छी जगह पतंजलि में है, तो बाबा जी से भी ये बात कर ली जाए और वहाँ हम सब लोग 1 दिन, 2 दिन के लिए ज़रूर मिलें। वहाँ पर हम लोग योग करें, प्राणायाम करें, खूब नाचें, गाएँ, खुश होएँ, ऐसा मुझे लगता है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदाई लूँगा क्योंकि मुझे अगली मीटिंग के लिए अभी तैयार होना है। तो 5 मिनट में आपसे आप कोई मेरे जी। से सवाल करना चाहते हो अ, तो ज़रूर करें। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। हाँ सर, 5 मिनट में आपसे सवाल भी होंगे और आपसे निवेदन है कि आप तैयार हों और अपना जब तैयार होंगे तो कैमरा ऑफ रखिएगा और सुनते रहिएगा ताकि बीच-बीच में कहीं-कहीं हमें आवश्यकता पड़े। मैं आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करूँगा कि कृपया आप इस वार्ता में आप आएँ और जी, नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता नेकराम जी का पुनः स्वागत है इस मंच में। बहुत सुंदर आज की वार्ता। ये अनुभव हमें बार-बार सुनने की आवश्यकता है। बार-बार हमारे कान में जाएँगे तो हाथ भी कुछ काम करने लगेंगे। तो इस आशय के साथ कि आज आपकी यात्रा का भी अवसर मिल रहा है, तो इस अवसर का लाभ लेते हुए आप आगे बहुत सारे अन्य साथियों को प्रेरित करते रहें, इसी शुभकामना के साथ और इस चीज को कि हम कहीं मिलें और कहीं करें, इसके ऊपर निरंतर इस मंच पर चर्चा होती रहती है। और कई बार हम जो ऐसी संभावित जगह है वहां पर लाइव भी देखते हैं, जैसे परसों हमने देखने का प्रयास किया। तो ऐसी जो भी हमारे पास संभावनाएं हैं, सब तरह की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जहां पर भी लोग खुशी से आकर के अपने विचारों को दे सके, कुछ योगदान कर सके, बातचीत कर सके, ऐसी सब जगहों के ऊपर हम समय समय पर बातचीत करते हुए आशा करते हैं कि शीघ्र ही इस वर्ष भी 4 साल पूर्ण होने के अवसर पर भी ऐसा अवसर आएगा और सब लोग मिल करके अपने अनुभव को और अच्छी तरह से बांटने का प्रयास करेंगे। कुछ एक प्रश्न भी है, शायद उसको भी हम ले लेते हैं। तो प्रदीप राज वर्मा जी का शायद हैंड रेज्ड है, आप अपना ओम प्रश्न करेंगे। सदन को सादर प्रणाम। और नेकराम सर, जो आप कार्य कर रहे हैं ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय काम है। तो आपने अभी बीच में बोला था कि कोई अन्य जिससे कैंसर के रोकथाम में बहुत
फायदा होता है, नाम नहीं सुन पाए, कि फिर से बता पाएंगे उसको? और दूसरी बात, आपका नंबर मिल जाए तो हम कुछ अनाज भी लेना चाहेंगे, आपसे मिलेंगे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप यहाँ से भी हम लोग आपको भेज सकते हैं। और इसमें जो क्या है कि जब हम लोग ये 4-5 तरह के जो मिलेट्स हैं, ये हम लोग खाना शुरू करेंगे, तो ये हमारे शरीर को अंदर से इतना मजबूत कर देगा कि कोई बीमारी कोई बीमारी ना पहले थी जब हमारे पूर्वज खाते थे और ना होगी। तो क्योंकि हम आज सिर्फ मैदा खा रहे हैं, हम आज ऐसा खाना खा रहे हैं, हम सिर्फ आटा और ये गेहूँ का आटा और चावल, वो भी पॉलिश्ड है, तो वो ही खा रहे हैं। तो वही कारण है कि बीमारियाँ आ रही है। तो जिस दिन हम लोग इस तरफ चल जाएँगे, फाइबर रिच भोजन खाएँगे, तो बीमारियाँ आएँगी नहीं, बिल्कुल नहीं। मौसम के हिसाब से खाएँगे और बीज भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। जी। जी, जी आदरणीय। वास्तव में जब हम अच्छा भोजन करेंगे और आपने कहा ही है कि हम वो भोजन कर रहे हैं जो विष से पटा हुआ है, जड़ से पटा हुआ है, तो वो तो रोगी ही हमें बनाएगा। और जो ऊर्जा वाला भोजन जो स्वयं में ऊर्जावान है, जिसको संरक्षण के लिए ज़हर की आवश्यकता नहीं होती, वो हमें ऊर्जा ही देगा, हमारे स्वास्थ्य को अव्वल रखेगा। इसी क्रम में संभवतः आदरणीय रंजना बहन जी का हैंड रेज़ है, कृपया। हाँ जी, धन्यवाद दिनेश भैया और हमारे मुख्य वक्ता पद्मश्री आदरणीय निक्रम जी के लिए भी मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ, क्योंकि आप मंच पर आए और अतिशय महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिली। मगर मेरा एक छोटा-सा सवाल, जो हम मिलेट्स खाते हैं 5 प्रकार के, वो मिलेट्स हमें ऋतुनुसार चेंज करने हैं या फिर हम एक सप्ताह में भी हम ऐसे ही 5 प्रकार की मिलेट्स अपने आहार में ले सकते हैं? इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत बढ़िया। एक तो है कि जो मौसम के हिसाब से, देखिए हमारा जो ये प्रकृति है, ये मौसम के हिसाब से देखो क्या गज़ब की बात है ये, कि जब गर्मी आती है, तो हमारे पास उससे पहले ये प्रकृति हमें अनाज दे देती है, वो जो ठंडक पैदा करती है। और जब आती है सर्दी, तो उससे पहले जो हमारे अनाज तैयार होते हैं, अक्टूबर-नवंबर में, वो हमें देते हैं गर्मी। देखो प्रकृति हमारा कितना ध्यान रख रही है कि गर्मी में हमें ठंडी चीजें, जैसे ही अप्रैल मई में जून में गर्मी आई, तो सारा सलाद के लिए ठंडी चीजें तैयार हो गई, अनाज है वो तैयार हुआ ठंडक देने वाला। और जैसे ठंडक आई, तो उस वक्त हमारी दालें आप देखें, वो गर्म होती हैं, वो अनाज है, मक्का तैयार हो गया, गर्म है। कोई भी मिलेट में आपका ज्वार, बाजरा, आपका कांगनी है, आपका ये रागी है, वो सब तैयार हो गया। तो आप मौसम के हिसाब से इसको अवश्य खाएँ, मगर उसके अलावा भी अगर हम लोग मिलेट का इस्तेमाल हम लोग उसको गर्मी में भी करते हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग पूरा साल भर हम लोग खा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें काफ़ी सारे शोध कार्य हो रहे हैं कि जब आप कोई एक तरह का मिलेट खाएँ, तो उस दिन में आप उसी एक तरह का ही मिलेट खाएँ, आप दूसरा ना खाएँ। तो वही खाएँ, क्योंकि वो उसका जो पाचन जो क्रिया होगी हमारी, तो हमारा जो अंदर मशीनरी है, वो बिल्कुल उसको सही से उसका पाचन करेगी। बीच में अगर हम कुछ और डाल देते हैं, तो उसको अंदर वो डिस्टर्बेंस होती है कि अब मैं इसको कैसे इसको पचाऊँ, पाचन करूँ। तो वो थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा अपना एक अनुभव भी है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। हाँ, जी, जी आदरणीय। आदरणीय रविशंकर मेहरा सर। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में कोई सप्तधान एक साथ मिला कर दे रहे हैं, कोई नवधान मिला कर के आटा बना रहे हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं?
भाई मुझे जो लगता है कि जो हमारा जो पाचन तंत्र है, जहाँ भोजन पचता है, मैं आपको एक उदाहरण दे करके जो मैं समझता हूँ, वो मैं बात करूँ। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, वो आप अपने हिसाब से भी देखें कि हम जब घराट में मक्का पीसेंगे, तो उस वक़्त हम घराट में उसका जो स्पीड है, एक-एक दाना फेंकेंगे और जो घराट को थोड़ा डाउन करेंगे, तब ये आटा अच्छा बनेगा। उसके बाद अगर हम लोग गेहूँ पीसते हैं, तो हम लोग उसका स्पीड थोड़ा बढ़ा देते हैं दाने की, और उसके साथ-साथ हम लोग उसको घराट का जो पार्ट है, उसको थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं। सेम वही तरह शायद हमारे अंदर भी ये जो पाचन तंत्र है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, वो भी एक घराट है। जैसे ही हम लोग खाते हैं, उसका पाचन शुरू हो जाता है। हम आज ये मेडिकल साइंस भी कह रही है, आयुर्वेदा में तो पहले से ये सब लिखा गया है कि हम लोग कोई सलाद खा रहे हैं, तो पहले खा लें। तो जब हम पहले खा लिया, तो फिर हमारा जो पाचन तंत्र है उसको उसी हिसाब से उसका पाचन करेगा। उसके बाद हमने जो भोजन लिया, फिर हम लोग वही एक तरह का लें। मिलेट्स के साथ मेरे हिसाब से जो हमारा दलहनी कोई भी चीज़ है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसमें शोध कार्य कर रहा हूँ, सो ये है कि हमारा अगर रागी का आटा है, मंडल का आटा है अगर, तो उसमें हम लोग 30% दाल का आटा इस्तेमाल करके हम उसको खाएँ, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन है। दाल के साथ आप कोई भी अनाज को इस्तेमाल करें। मगर किसी अनाज के साथ दूसरा अनाज जब आप करते हैं, आप ये जो रागी है, कोदरा है जो, इसके साथ हमारे यहाँ बहुत पहले गेहूँ का आटा भी डालते थे। तो वो मुझे लगता है कि पाचन तंत्र के लिए वो अंदर कुछ न कुछ कन्फ्यूज़ वो ज़रूर होता है कि क्योंकि जो हमारा रागी है, उसको पाचन होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उसमें फाइबर है, वो धीरे-धीरे पचेगा। जब उसमें बीच में गेहूँ आ गया हमारा, जो पूरा मैदा है, वो बहुत जल्दी उसका वो ग्लूकोज़ रिलीज़ करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब हम लोग ये खाएँ, हम लोग मिलेट्स खाएँ, तो उसके साथ 30% या 20% हम लोग जो दाल का आटा है, वो इस्तेमाल करें, तो शायद उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा को उसमें ना करें, और जब हम लोग कोई दूसरा अनाज लें, तो फिर वही लें। तो इस तरह से आप करके देखिए, आपका शरीर खुद आपको बता देगा कि अभी तो वो चल रहा है कि मिश्रित आटा भी है, वो सब भी है, वो भी चल रहा है। पर ये सब एक जो है वो शोध का विषय है कि कौन-सा अच्छा है। तो मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, अभी देखते हैं किस निर्णय पे पहुँचते हैं। जी। जी ओम, बहुत धन्यवाद सर जी। जी, आदरणीय ये बहुत ही सुंदर वार्ता हुई भोजन के व्यवहार पर, और लगता है कि जो सदियों से, हज़ारों सालों से हमारी परंपरा में जो भोजन व्यवहार है कि हम कैसा खाएँ, वो एक तरह से शोध-परख होकर ही आगे बढ़ा है। लेकिन बाज़ार की मार्केटिंग में हमने कई तरह के अन्नों को कई तरह से मिला कर के, कई पैकेटों में लेकर के हम जब आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो अब आज के हाल के वर्षों में वही परंपरा जो बीच में कंपनियों ने शुरू करी थी और लोगों ने भी बाज़ार में शुरू करी थी, अब वो कदम पीछे हटा रहे हैं। फिर वही अपनी व्यावहारिक जो सामाजिक व्यवहार रहा है भोजन का, उस पर आ रहे हैं। तो संभवतः ये तो जो हमारा व्यवहार है, वैज्ञानिक की कसौटी से, वैज्ञानिकता की कसौटी से आगे बढ़ा है। और इसी क्रम में कोई अन्य प्रश्न हो तो कृपया रखिएगा। तत्पश्चात हमारे मुख्य वक्ता जी आगे बढ़ रहे हैं किसी कार्यक्रम के लिए। तो साथ में मैं क्योंकि समय है और जबकि हमारे मुख्य वक्ता अपने कार्यक्रम के लिए अग्रसर हो रहे हैं, तो मैं आदरणीय पवन कुमार सर से ये भी निवेदन करूँगा कि सर इस उसका भी मार्गदर्शन दीजिएगा। जी, धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर वार्तालाप हो रही है।
और जो प्रश्न अभी का समाधान हुआ है, उसमें अब एक आगे आने वाले हमारे जो प्रैक्टिकल उसका प्रश्न जो आगे खड़ा होता है वो ये है कि जो अभी बाजार में मल्टीग्रेन आटा आ रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि 10 तरह के अलग अलग चीजों का उपयोग किया गया है, तो उससे तो ये समझ में आता है कि वो आटा जो है हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पाचन क्रिया को वो इंटरफियर करेगा। तो इस चीज पर भी हम अगर चर्चा करते हैं और इसमें शोध के माध्यम से पता लगता है कि ये चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए सही नहीं है, तो हमारे जो खाने की जो शैली है उसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कुछ उसमें कुछ वो हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको सुधारा जा सकता है और इस प्रकार से हम अपनी जीवनचर्या को अच्छी तरह से आगे ले जाने का कार्य कर सकते हैं। तो मेरा मेरा जो प्रश्न है, मल्टीग्रेन आटा बाजार में जो उपलब्ध है उसको हमें उपयोग में नहीं करना चाहिए। और कई बार लोग 10 तरह के आटे या 4 तरह के आटे ला करके घर में ही उसको मिक्स करके खा ले रहे थे, तो वो भी शायद उपयुक्त नहीं है। इस चीज के ऊपर हमारे साथियों की कोई चर्चा, कोई विचार हो तो वो भी अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। जी दिनेश। जी, जी, धन्यवाद सर। और आज आदरणीय नेकराम शर्मा जी ने जो एक बीजों पर वार्ता रखी है और कैसे उन्होंने बीज बचाई, पहले भी उन्होंने बताया था, वो हमने नोट भी किया है और कुछ आज महत्वपूर्ण बात रखी है, उसको भी हमने नोट किया और एक छोटी-सी स्टोरी जब बनती है तो उस पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे। और आप सभी के माध्यम से पहले तो आदरणीय नेकराम शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और आ, हमें मार्गदर्शन दिया और आगे भी हम इस यात्रा को निरंतर आपके साथ जारी रखेंगे। और जो द्वितीय बिंदु आदरणीय पवन कुमार सर ने रखा है, जो तो उससे पहले हैंड रेज है योगाहार टीम से, संभवतः आदरणीय जी आप बात रखिएगा, पश्चात हम वार्ता आगे बढ़ाते हैं। जी, जी, धन्यवाद। और मैं हमारे मुख्य वक्ता जी से एक हमारा जो आहार का ही सवाल हो रहा है, तो मैं उस पर चर्चा हो रही है, तो मैं अपने दिनचर्या में हम सब्जियाँ भी लेते हैं, तो आपके पास ऐसे पौष्टिक सब्जियाँ कितने प्रकार के बीज है और हम कौन-सी सब्जियाँ को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए हमें? देखिए, हमारे यहाँ इतनी विविधता रही है, हमारा देश सही में बहुत महान है। ऐसा मौसम कितनी तरह के हमारे आते हैं यहाँ पर और उसके हिसाब से बहुत सारे सब्जियाँ में अगर हम देखें कि हमारे यहाँ कितने तरह के हमारे जो देसी जो बीज हैं सब्जियों के, अ, भिंडी है, करेला है, टमाटर हैं जो हमारा लोकल टमाटर हमारे देसी रहे हैं, छोटे-छोटे हैं, बड़े-बड़े हैं, कई तरह के, है ना? और दूसरा ये जो हमारा बैंगन है, आप उसमें देखें कि कितनी तरह के हमारे, कोई सफ़ेद-सफ़ेद रंग रहता है, किसी का हरा रंग रहता है। हम वो सब बीज को बचाने में लगे हैं और लोगों के बीच में उसको बीज को बाँट-बाँट करके कि इसको मल्टीप्लाई करो। खाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा भूख मिटे, खाने का मतलब है कि हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, कि शरीर को कौन-सी चीज़ चाहिए कि जिससे शरीर को वो ताकत मिले। हम खाना सिर्फ़ इसलिए खाते हैं कि भूख लगी तो भूख मिट गई, बस इतना खत्म हो गया। परंतु वो भूख इसलिए लगती है कि उसमें कोई पौष्टिक चीज़ हमारा जो है वो पाचन तंत्र में जाए, ताकि वहाँ से शरीर के लिए वो लाभ मिले। तो आज हमारे पास जो भी सब्जियों में जो सब्जियाँ आ रही है, कुछ बहुत सारा तो हाइब्रिड है, जिसमें शायद हमारे शरीर के लिए बहुत कम पोषक तत्व हैं या कई जगह तो है ही नहीं, बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। तो हम सब लोग, अगर ज़मीन भी नहीं है, तो कहीं भी थोड़ा-सा मिट्टी चाहिए, बाकी तो ये सारा जो
कुछ बेलें हैं, जैसे करेला का है, तोरी का है, इसको तो थोड़ा-सा मिट्टी चाहिए, 5 किलो मिट्टी हो गई, बीज बो दिया, उसमें कुछ ये सारा जो काऊ-डंग है, मैन्योर डाल दिया, मल्चिंग कर दिया, पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। वो सारा जो बेल है, वो तो ऊपर जो है पूरा वातावरण में फैलेगी, उसको तो थोड़ा-सा मिट्टी चाहिए और वो भरपूर वो आपको तोरी, करेला, है ना? घिया, वो सब उसमें लगेगा, तो वो सब कर सकते हैं। तो अपने आप पैदा की हुई चीज़ ही शायद वही सेहत के लिए अच्छी है और वो हम लोग ज़्यादा खाना शुरू करें और दाएँ-बाएँ भी हम यही प्रचार करें। और अपना देसी भिंडी है, मोटी-मोटी रहती थी भिंडी और जब मौसम आता था तब हम लोग उसको खाते हैं। समय से पहले वो उसमें फल भी नहीं आता, उसका मौसम है, तो बरसात में पकेगी तभी हम लोग खाएँ उसको। और आज जो हम भिंडी खा रहे हैं, आजकल भी भिंडी आना शुरू हो गया, बहुत खतरनाक है मेरे हिसाब से। उसमें जो एक कीड़ा लगता है, उसके लिए जो सिस्टेमिक जो ज़हर का इस्तेमाल होता है, वो ज़हर उससे निकलता नहीं है। हम सोचते हैं हमने धो दिया, उसका ज़हर निकल गया, नहीं, वो उसके सिस्टम में गया है ज़हर, अंदर तक ज़हर गया हुआ है, तो वो नहीं धुलता और वही कारण है कि हम लोग जो है ना बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। तो इस तरह का सब्जियों का हम लोग इस्तेमाल करें। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी सर आदरणीय से ये भी निवेदन है कि आप वैसे 2 प्रश्न और भी आ रहे हैं, लेकिन साथ-साथ में आप ये प्रश्नों का उत्तर के साथ-साथ अपनी तैयारी भी कर लीजिएगा। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा सर, आपका प्रश्न है। ओम सर, अभी आप पवन कुमार सर ने बोला और आपने भी कि ये अनाजों को मिला के नहीं खाना चाहिए। और हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक बिर्रा की रोटी बनती थी तो उसमें अनाज मिला के खाते थे, किंतु अनाज के साथ एक अनाज और एक दलहन को मिला के खाते थे, उसको हम लोग बिर्रा बोलते थे। वो बहुत उपयोगी होती थी, जैसे गेहूं के साथ चना मिलाते थे या कभी कभी बटरा मिलाते थे। जैसे सत्तू बनता है तो सत्तू में भी जौ और दाल मिला के बनाया जाता है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि वो गेहूं के साथ ही दाल का उपयोग किया जाएगा तो वो पौष्टिक अनाज बनेगा, और अकेला अनाज अनाज खाएंगे तो शायद पौष्टिक अनाज नहीं बनेगा। इस पे आप अपने विचार रखें। जी, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा कहा ये कि किसी भी अनाज के साथ दाल का कॉम्बिनेशन है और वो पौष्टिकता के साथ-साथ में वो अगर उसको मिक्स करें, तो वो कुछ और सुंदरता भी निखर आता है वो। हम लोग कुछ जगह पे उसका लड्डू बनाते हैं, रागी का लड्डू बनाते हैं। उसमें जब हम लोग 30% जब हम लोग उसमें मूँग का आटा, अरहर का आटा ये अपना चना का दली का आटा जब उसमें मिलाते हैं, तो उसका जो सूरत है, वो भी एकदम से अच्छी बन जाती है। हालाँकि अभी बहुत सारा मुझे लगता है चिंता का विषय भी है कि उसके शक्ल बदलने के लिए शायद हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो शुरू हो गए हैं कि उसको काला नहीं करना, उसको भी सफ़ेद बनाना है। पर मैं तो ये समझता हूँ हम सब लोग निवेदन करें, मैंने पतंजलि में भी बाबा जी से सबसे निवेदन किया था कि हमारा इतना बड़ा संगठन है, हम लोग ये सरकार को भी बोलें कि इनमें छेड़छाड़ ना करें, इनका साइज़ ना बढ़ाएँ, इनके शक्ल की तरफ को ना देखें, इनको रहने दें जैसे हैं। हम इसमें इनकी शक्ल बदल देंगे, अपने दूसरे अनाजों को मिक्स करके, दालों को मिक्स करके और उसका शक्ल बदल जाएगी। तो वो बहुत बढ़िया हमारा पुराना समय में आप देखें कि आज हमारा मेडिकल साइंस कह रही है कि शाम को हल्का भोजन खाना चाहिए। हमारा आयुर्वेद में तो ये पहले से है, शाम को छाछ में 1 मुट्ठी चावल डाल कर के वो चावल कांगनी का होता था, वो चावल सांवा का होता था, वो चावल चीना का होता था। इस तरह का उसमें 2 मुट्ठी डाल के और पूरा परिवार भरपेट खाता था। कितना सुपाच्य भोजन रहता था वो। तो उस तरह से हम लोग अपना खाने का आज भी ध्यान रख सकते हैं। पुराने समय में जो भी चीज़ें थी, वो हमारे ऋषि-मुनियों का ज्ञान जो है, वो समाज के लिए, भले के लिए दिया गया था। मगर बहुत दुःख की बात है कि आज जो ज्ञान है, जो आ रहा है, शायद वो किसी के भले के लिए है, वो समाज के लिए कम है। ऐसा मेरा मानना है। जी। हमारे यहाँ भी एक आइटम बनता है, उसको महेरी नाम बोलते हैं। मही के साथ चावल या ये मोटे अनाज में
से कुछ को पका के बनाया जाता है, उसको महरी बोलते हैं, वो बड़ा पौष्टिक और अच्छा माना जाता है। जी, मठा के साथ बनाते हैं उसको। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, तो इसी क्रम में जबकि हम आज इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमारा भोजन कैसा हो और इस तरह के उदाहरण भी सामने आ रहे हैं कि हम परंपरा में किस तरह का भोजन ले रहे हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पे ही हम केंद्रित करते हैं कि वास्तव में जो बाज़ार में मिलने वाला और अभी-अभी कुछ हाल-फिलहाल के वर्षों में दिखने वाला जो पैकेट बंद अनाज है, कई तरह के मल्टीग्रेन मिलेट्स उसमें दिख रहे थे और उसकी अब हम वहाँ से कदम हटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे लेते हुए आदरणीय जी डॉक्टर किशोर दुबे सर। जी। धन्यवाद दिनेश जी। बहुत अच्छी चीज चर्चा चल रही है और मिलेट्स को अपनाने के तौर तरीके भी अलग अलग प्रकार के बताए जा रहे हैं। निश्चित रूप से स्वागतार्ह है। हमने जो देखा है बचपन में हमने भी कि अलग अलग प्रकार के होल ग्रेन्स खाए जाते थे, यानी तुअर जो है तुअर उबाल के खाना, मूंग उबाल के खाना, इवन ज्वार और बाजरा, ज्वार भी उबाल के खाते थे। ज्वार और तुअर, इसको जिसको हम महाराष्ट्र में भरडा बोलते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको पीसना ताकि एक के दो तीन पार्ट हो जाए इस प्रकार के, और उनको खाना, यह होता था। अब हमको ये लगता है कि आज जैसा कि ज्वारी ज्वार बाजरा या ये जो कुछ मिलेट्स है, इनकी रोटी बनाने के तौर तरीके जो है, स्पेशली मुझे ज्वार और बाजरा के, तो इसमें आजकल की जो नई लड़कियां हैं, इनको लगता है कि समय जाता, बहुत समय जाता है। ऑटोमेटिक और इंस्टेंट जैसी गेहूं की रोटी बनती है वैसी नहीं बनती, और इसीलिए शायद गत 30-40 25-30 वर्षों में, क्योंकि इसमें महिलाओं का समय बहुत लगता था, हमने बचपन में भी देखा कि ज्वार की रोटी बनाओ तो उसको लगने वाला समय, और गेहूं की रोटी बनाओ उसको लगने वाला समय और आसानी, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब आजकल तो जमाना आ गया है कि व्हाट्सएप का और बाकी का, महिलाएं पढ़ी चुकी है, तो उनको सबको लगता है कि निश्चित रूप से इसमें ये समय लगता है, गेहूं में कम होता है, इसलिए भी शायद एक उसको सेटबैक आया है। मेरा सुझाव ऐसा है। और अच्छा, दूसरे एक ऑब्जर्वेशन जो हुआ है कि भाई बार बार अगर सिर्फ चावल खाओ तो उससे डायबिटीज और बाकी सारी बीमारियां होती है, तो इसलिए चावल भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, ऐसी भी एक लोगों में धारणा हुई है। मेरा सुझाव इससे परे है कि भाई ये मिलेट्स है या उसके साथ में ज्वार है, मूंग ये तुअर है, मूंग है, इसके भरड़ा यानी मिक्स करके उसको पकाया जाए और वो खाया जाए, यानी इंस्टेड ऑफ राइस के अलावा ये ऐसे अगर मिक्स भरड़ा धान्य खाए गए तो निश्चित रूप से रोटी बनाने का जो समय है वो भी बच जाएगा, और इस तरह से वो खाने में जो मिलेट्स आनी चाहिए वो भी आ जाएंगी। ये तौर तरीके यदि अपनाए गए तो निश्चित रूप से ये जो मिलेट्स है, ये मिलेट्स को बढ़ावा मिलेगा, और इस तरह की व्यवस्थाएं अगर की गई, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ कहा कुछ भोजन समारोह होते कुछ होते हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में किया गया है, तो निश्चित रूप से मिलेट्स को अपनाना बहुत आसान बन जाएगा। यही मेरा सुझाव था। जो हमारे आज के मुख्य अतिथि जी है, वो यदि इस पर अपना मार्गदर्शन देते हैं तो वेलकम किया जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कितनी अच्छी बात है कि हमारे देश में कितना विविधता भी है, और ये जो हमारा अपना जो परंपराएं रही है, ये पूरे देश में सब जगह एक जैसा है। हम नॉर्थ में जाएं, वहां भी ऐसे ही मिलेगा, साउथ में जाएं, वहां भी ऐसे ही मिलेगा, परंतु धीरे धीरे हमें जहां धकेला गया है पटरी पर, शायद वो किसी का धंधा है और हम उसको ज्यादा वो अहमियत ना दें। हम अपने जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो कभी जो है गलत साबित नहीं होने वाला, आज तो ये हमारा विज्ञान हमें जो दे रहा है वो आज सही है, कल को बोलेंगे ये ऐसा नहीं है, अभी ऐसा करो, अभी ऐसा करो। तो इसलिए हमें अपना
हम नई चीज को भी सीखें, देखें, परखें, परंतु अंधा होकर के हम उसमें ना चलें। परंतु जो हमारे परंपरागत जो चीजें हैं वो हमेशा से सही हैं, सही थी, सही रहेंगी वो। और इस तरह का जो खाना है हमारा, मौसम के हिसाब से मौसम तैयार कर रहा है, शरीर की वो जरूरत है। और आपने बहुत बढ़िया कहा, ये भरड़ा आपने बोला। हमारे भी यहाँ पर ऐसा ही एक बनाते थे, मक्का का दाना को आटा नहीं, उसका दलिया टाइप जैसा बनाते थे, मगर दलिया भी बारीक नहीं, मोटा मोटा होता था। उसको लोहे की कढ़ाई में हमारा दादी जो है वो 4 बजे आग पे रख देती थी कढ़ाई को, उसमें 5 लीटर लस्सी डाल करके उसमें 2 3 4 मुट्ठी वो मक्का का जो दाने दाने हैं दलिया उसमें डालती, और वो फूल करके बड़ा बड़ा थोड़ा होता है, और वो 2 3 घंटा वो उबलता रहता है, उबलता रहता है, इतना टेस्टी बनता है। आज पता चल रहा है कि अरे वो खाने से तो हाइपरटेंशन नहीं होगा, आज हमारा मेडिकल साइंस भी कह रही है। परंतु उस जमाने में हमारे पूर्वजों ने पहले ही ये बता दिया था कि ये खाओ तो ये बीमारियां आनी नहीं थी। तो मुझे लगता है ये सब बीमारियां जितनी आई, इसके लिए भी कोई ना कोई दोषी रहा है, क्योंकि आदमी ने स्वयं से अपना जो खान पान है वो चेंज नहीं किया। वो बाजार या वो दिखाया गया, वो हमारे घरों तक पहुंचा ये सारी चीजें, तो उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, वही आप सभी भाइयों से, पूरे देश के अंदर हमारा ये चर्चा हो कि जो ये वनों में आग लग रही है, उत्तराखंड में भी लगी, कहीं बहुत जगह और भी लगी आग, उसको लेकर के भी हम लोग अपने अपने इलाके में सजग हो जाएं। और हम अपने जंगलों में भी ये कई सारी चीजें, पहले बहुत सारी दलहनी चीजें हमारे जंगलों में होती थी, हमारे मिलेट्स के जो बालियां है वो जंगलों में दिखती थी। तो इस बार शायद हमें, मैं निवेदन करूंगा पावन जी से भी, दिनेश जी से भी, कि हम इस बात को भी अपनी चर्चा में रखें कि जहां जहां हमारे भाई बहन हैं, तो वहां वहां हम लोग इस चीज को भी जरूर करें कि हमारे वनों में भी कई तरह का उसमें जो है वो दलहनी चीजें होती थी, जिसको हमारे गाय माता ग्रेजिंग करके जो वो खाती थी, तो हमारा दूध में वो पौष्टिकता आती थी। तो ये जगह जगह हमारे जंगलों की भी एक खूबियां रही है। जी, धन्यवाद। जी ओम सर, एक अंतिम प्रश्न है। वो प्रश्न है सब्जी के संबंध में। वर्तमान में जैसा आपने कहा कि जो जहर डाला जाता है वो उसके उसमें चला जाता है सिस्टम में, और धोने से वो जहर हटता नहीं है सर। तो ऐसे में जैसे बहुत सारी स्थिति में अभी कुछ जैव नियंत्रण हो रहा है जीवों के माध्यम से, और यदि हम सब्जियों को जीविक जीवों के माध्यम से नियंत्रण करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि भिंडी जो है वो बरसात में ही आती है, पर भिंडी तो अभी से लगने लगी, और यदि हम उसका नियंत्रण करते हैं जैविक के माध्यम से, तो क्या वो उतना नुकसानदायक नहीं होगी। जी हो। हाँ, देखिए कि जो हमारा जो कुदरत ने हमें दिया, कुदरत ने जहर भी दिया है, मगर वो जहर आपको वो नुकसान नहीं करेगा। आप वो खा के कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप उसमें चले जाएंगे, निद्रा में चले जाएंगे, परंतु वो आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। कि कई तरह के ऐसे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर में ऐसी चीजें हैं बहुत सारी, वो नुकसान नहीं करती। देखिए जो कीट आता है हमारा भिंडी में आता है, हमें उसको मारना नहीं है, उस कीट का अपना कोई रोल है प्रकृति में। मैं तो ये भी बात करता था कि जो मच्छर है, हमें तो वो भी नहीं मारना। मच्छर मारने के लिए जो दवा का इस्तेमाल हुआ है, उसके साइड इफेक्ट बाद में सामने आए हैं। मच्छर का अपना रोल है प्रकृति में, वो कुदरत ने बनाया है। हमारे घर के पास वो इसलिए आया कि हमने गंदगी करी, हमने पानी का तालाब ढेर बनाए, गंदगी करी। अगर स्वच्छता रहेगी तो मच्छर क्यों आएगा वहां पर। उसी तरह से हमारा सब्जी के खेतों में भी जो हमारा मित्र कीट हैं, मित्र कीट सारे खत्म हो गए वो पेस्टिसाइड यूज करके। दुश्मन कीट आ ही रहा है क्योंकि वो बाहर से आ रहा है। जो दुश्मन कीट है वो शाकाहारी है, जो हमारे मित्र कीट हैं वो मांसाहारी है, तो वो खाते थे उनको।
तो हमें एक तो अपने जो मांसाहारी जो हमारे मित्र कीट हैं, जो हमारे दाएं-बाएं रहते हैं, हम अगर वहाँ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो मर जाते हैं। पहला नुकसान ये हो गया। और उसके बाद जो बाहर से आते हैं, वो तो आ ही रहे हैं लगातार, तो हमें उनको बचाना है पहले। दूसरा, हम ज़हर इस्तेमाल क्यों करें? हमें ये अधिकार किसने दिया? कुदरत ने सबको जीने का हक दिया है, परमात्मा ने सबको सब कुछ दिया है, तो हम उनको क्यों मारें? हम एक काम कर सकते हैं, हम कीटनाशक नहीं, हम कीट नियंत्रक बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो कीट आता है, हर कीट अपना वंश बढ़ाता है। मैं आपको बात कहूँ, मैं खुद में प्रैक्टिकल किसान हूँ और मेरे पढ़ाई के साथ-साथ में मैंने अपना खेती में वो सब शिक्षा का इस्तेमाल किया। मेरा आम का बाग है, मेरा पोमेग्रेनेट का बाग है, अनार है, जिसमें कोई भी हमारा साइंटिस्ट नहीं है मानने को तैयार कि वो बिना पेस्टिसाइड के नहीं होगा। उसमें तितली आती है जो अंडे देती है। हमने मामूली सा काम किया कि हमने जो गोमूत्र है, काऊ यूरिन है, काऊ यूरिन में हमने लहसुन कूट के थोड़ा-सा डाला, उसमें हमने थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ जो कड़वा पत्तियाँ हैं, उधर नीचे नीम होता है, हमारे यहाँ कुछ और चीज़ें हैं वनस्पति में, वो पत्तियाँ थोड़ा लिया और उसको उसमें उबाल दिया। उसी का 5% स्प्रे करने से जो भी तितली आती है और वो अनार के फूल में बैठती है, वहाँ अंडे देती है, तो जब हमने ये स्प्रे किया, तो वो तितली क्योंकि आती है, उसको अपना वंश बढ़ाना है, तो वहाँ वो देखती है कि ये जो यहाँ बदबू आ रही है, ये मेरे बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वहाँ अंडे ही नहीं देगी, वो वहाँ से बाहर निकल जाएगी। एक मामूली सा काम हमने किया और हमारा जो अनार है, वो एकदम सेफ रहा। हमें उसमें बीमारी एक आती है फंगस की, सड़न रोग। हमारे पास जो लस्सी है, लस्सी जो छाछ छाछ शायद सब समझते हैं छाछ है, लस्सी है, वो इतना ज़बरदस्त एक ऐसा टॉनिक है वो कि उसका जब हम लोग स्प्रे करते हैं, मॉइस्चर से आता है फंगस और लस्सी फंगस को मॉइस्चर को खत्म करता है, तो फंगस नहीं आएगा। तो उसमें उसका अगर स्प्रे करते हैं 5% जो पुराना जो लस्सी हो जाए हमारी और खट्टी जो लस्सी हो जाए हमारी, अगर तो उसमें तांबा हमने डाल दिया लस्सी में, हमने लोहा की कील जो जंग नहीं लगा हो वो उसमें डाल दिया, तो उसमें वो सारी कॉपर आ गया, उसमें आयरन आ गया, उसका जब हम स्प्रे करते हैं, तो वो पूरी तरह से हमारे लिए तो बहुत वो सेफ है। हम लोग तांबा का बर्तन में पानी पीते हैं, ये हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा। हम कुछ भी औषधि खाते हैं, ये हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा, वो कभी खराब नहीं है। वही चीज़ हमने उसमें डाली, हमने जब उसका स्प्रे किया, हम देखते हैं कि लहसुन के पौधे में कोई कीट नहीं आता और ये जो हमारे कुछ पौधे हैं, जिसमें कड़वापन होता है, उसमें कोई पौधे में कोई कीट नहीं बैठता। वही उसका अर्क निकाल उसमें डाल दिया, 15-20 दिन में उसका उसमें असर हो जाता है। जब हम उसका 5% स्प्रे करते हैं, तो उसमें चमक भी आती है और उसमें कोई फंगस भी नहीं आएगी। हमारे आयुर्वेद में मैंने पढ़ा है, वो कहा है उसमें कि भोजनान्ते पिबेत तक्रम इति वैद्य कथयन्ति, कि खाना खाने के बाद अगर आप थोड़ा-सा छाछ पी लो, तो आपके शरीर में उससे बैक्टीरिया अच्छे वाले आएँगे, गुड बैक्टीरिया आएँगे, तो आपका पाचन तंत्र सही रहेगा और पाचन तंत्र जब सही रहेगा, तो आप बलवान होंगे। ये कितनी बड़ी बात है, जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है। वही चीज़ हम लोग जब अपने सब्जी के खेत में हम भिंडी में स्प्रे करते हैं, हम भिंडी में काऊ यूरिन के साथ-साथ उसमें थोड़ा-सा हींग हम उसमें डाल दें, चने के दाने के बराबर का इतना कर डाल दें, हम उसकी स्प्रे करें, तो उसमें वो कीट आएगा ही नहीं। हमने मारना नहीं है किसी को, मगर उसको आने से रोकना है बस, इतना सा काम करना है और हमारा काम सफल हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है, ये मैं अपने बाग में कर रहा हूँ। धन्यवाद। जी ओम सर, बहुत अच्छा आपने जानकारी दी, बहुत बढ़िया। मैं केवल इसलिए मेरा प्रश्न था कि जैसे अभी हम लोगों ने बवेरिया बेसियाना है, ट्राइकोडर्मा है, वर्टिसिलियम है, ये जो जैव है, जीव है, इन जीवों से ही हम नियंत्रण करना चाहते हैं, हम मारना नहीं चाहते, हम भी नहीं मारना चाहते, हम तो जीवों के माध्यम से नियंत्रण करना चाहते थे। उस संबंध में मेरा प्रश्न था। जी ओम। जो मैंने कुछ शोध किए हैं,
उसमें जो हमारा गाय माता है, इसको माँ इसलिए कहा है ऋषि मुनियों ने कि इसका जो गोबर है उसमें वो सारे तत्व है। आज हमारा विज्ञान शायद वहां तक नहीं पहुंचा, बड़े पीछे है अभी हमारा विज्ञान। आज तो हमारा विज्ञान की वजह से इतना सारा पॉल्यूशन तो हुआ है, वो सब विज्ञान ने तो दिया, पूरा अंधेरा हो गया है, सूर्य भगवान के दर्शन तक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं सारी, जो हमारा धरती को चाहिए, वो गाय माता धरती से उगा हुआ घास खाएगी, बदले में जो गोबर देगी वो, उस गोबर में वो सारे पोषक तत्व है। हमें कोई बाहर से लाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ सवाल ये है कि वो जो गाय माता हमारी है, जिसमें वो शक्ल दिखती है, जो जिसको हम माता बोलते हैं, वो वाली गाय हो, उसका जो गोबर है उसमें बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा है। वो गोबर का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो उस जमीन में तब हमें किसी भी और दूसरे चीज खरीद के करने की आवश्यकता शायद नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव है जी। ओम सर जी ओम। जी, योगाहार टीम से है। जी जी जी, धन्यवाद दिनेश भैया। मेरा भी एक अंतिम सवाल हमारे आज के मुख्य वक्ता जी से कि मिलेट्स का प्रचार और भी ज्यादा हो, ताकि आहार में, भोजन में हमने मिलेट्स लेने चाहिए। जरूरी है हमारे सेहत के लिए, हमें पौष्टिक आहार मिलता है और अन्य बीमारी के लिए भी। क्योंकि अगर मुझे लगता है जैसे कि हर एक बीमारी के लिए अगर हमारे ये मिलेट्स, 5 मिलेट्स उपयुक्त है, ऐसा कोई हमने चार्ट बना दिया कि ये मिलेट्स इस बीमारी के लिए ऐसे, अगर तो लोगों के थोड़ा सा समझ में और ज्यादा आएगा और इसका और भी हमें प्रचार प्रसार करने में सुविधा होगी, ऐसा लगता है। जी जी आप। बहुत बढ़िया, आपकी बहुत अच्छी बात है ये। पर मेरा मानना, ये चार्ट तो हैं इसके बने हुए, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। परंतु अगर हम ये करें कि जो भी ये 5 पॉजिटिव मिलेट ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी जो हमारे हैं, जो और मिलेट्स है, हमारा हमारा एक, जिसको एमरंथ बोलते हैं, रामदाना, उसका नाम लिया रामदाना। उसको मिलेट में नहीं मानते हैं ना, रामदाना। हम रामदाना खाने से कोई हड्डियों का प्रॉब्लम आना ही नहीं है, घुटने का। इतना गजब का है रामदाना, जिसको 100 साल रखो, तो इसीलिए उसका नाम रखा है रामदाना। हमारे सियुल बोलते हैं, बिट्ठू बोलते हैं उसको, चौलाई भी उसी को बोलते हैं। उसका जो बॉटनिकल नेम है वो एमरंथ है ना। तो उसका हम लोग इस्तेमाल करें तो वो मिलेट से बाहर का है। हमारे यहाँ फ्लेक्स सीड है, अलसी है। अलसी में कितना बड़ा तत्व है ना। ओमेगा 3 फैटी है उसमें। पहले हमारी दादी नानी उसका इस्तेमाल अवश्य करती थी, उसको भून करके रख देती थी, रोटी खाना है तो लीजिए ये अलसी। और उसके साथ में तिल, तिल कितना जबरदस्त चीज है, एंटी कैंसर है। वो घर में मिट्टी के बर्तन में हमेशा हमारी दादी नानी रखते थे और अपने बच्चों को खिलाते थे। मगर आज की दादी नानी तो चिप्स और कुरकुरा दे रही है। तो बताइए, वो सारा ज्ञान तो वो विलुप्त हो गया। और जो मिलेट्स हैं, आज आप खा लिया रागी का रोटी, कल आप खा लो कांगनी का रोटी, परसों आप खा लो सांबा की रोटी, चौथ आप खा लो ये जो बार्नयार्ड है उसका उसका खा लीजिए, प्रोसो मिलेट का खा लीजिए, आप जवार का खा लीजिए, अगले दिन आप सोरगम का खा लीजिए। तो ऐसा करके आप करना शुरू करें तो फिर जरूरत नहीं है, कोई बीमारी आनी ही नहीं है, आपको बीमारी से डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस बीमारी से बचाव के लिए सारा काम आप कर ही रहे हैं। तो उस तरह से करें तो बहुत बढ़िया होगा जी। रामदाना क्या राजगिरा को बोलते हैं क्या? रामदाना क्या है ये रामदाना जी? जी जी हाँ, राजगीरा ही रामदाना है। नहीं, रामदाना मतलब चौलाई कहते हैं, चौलाई। चौलाई, जी जी। ये अमरंथ लड्डू जो, अमरंथ, जिसके लड्डू बनते हैं। ऊंचाई क्षेत्र में भी होता है, लेकिन ये गुजरात में भी होता है, अलग अलग जलवायु में। गुजरात में भी होता है और ये उत्तराखंड की ऊंची वाली पहाड़ियों में अच्छी मात्रा में होता है। इसके लड्डू बहुत पौष्टिक होते हैं और इसको विशेष अवसरों पर खाया जाता है। बाकी इसकी रोटी भी बनती है अलग अलग जगह पर।
ये तो 2 रंग में सर लाल रंग का भी होती है ना चौलाई, लाल और हरी 2 अलग-अलग तरह की। नहीं, हरी नहीं होती है, ये पीले रंग का होता है हमारे वहाँ जो होता है उत्तराखंड में, तो पीले रंग का होता है पीला ज़्यादा। होता है, काला होता है हाँ, और ये थोड़ा-सा लाल होता है, हमारे यहाँ तो लाल भी होता है, तो कई तरह का होता है, भून करके फिर सफ़ेद हो जाता है। ये चौला और बोलते हैं पवन राजस्थान में। सर मेरा तो अनुभव है कि इसको अगर भिगो करके खाओ तो इसका तासीर ठंडी है, इसको भून करके खीर में खाओ तो तासीर गर्म हो जाती है। तो ये भी पहचान बड़ी पहले से हो चुकी है और हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने इसको खाना शुरू किया और अपना स्वस्थ हो रहे हैं। ब्रेकफास्ट में इसी का ही 1 कटोरी खा ली, आनंद हो गया। सर ये रागी को चौला बोलते हैं, जो लंबी-लंबी फली के रूप में आता है, वही है क्या? सर जो रागी है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिंगर मिलेट और उसको उधर उत्तराखंड में बोलते हैं इसको ओदरा भी मडुआ, बोलते हैं। इसको मडुआ ओदरा बोलते हैं, मडुआ मंडुआ मडुआ। बोलते हैं, मंडुआ मंडुआ बोलते हैं, हमारे यहाँ मंडल बोलते हैं और पंजाब में उसको रागी बोलते हैं। उसका महाराष्ट्र में फिंगर मिलेट मतलब उंगलियों जैसा ऊपर को लगता है गोल। नाचनी बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में। कणिस होता महाराष्ट्र है में क्या? उसको शायद वो महाराष्ट्र में फॉक्सटेल नाचनी मिलेट को नाचनी बोलते हैं, कांगनी को नाचनी। जी, कांगनी को नाचनी यानी नागली भी बोलते हैं, नाचनी भी बोलते हैं। हाँ, नागनी भी तो बोलते हैं, हम नाचनी भी बोलते हैं। भाकर भी करते हैं, रोटी भी होती है, उसके पापड़ भी करते हैं हम। पापड़ भी करते हैं, कुछ का कुछ हाँ, भी बना सकते हैं, पापड़ भी बिल्कुल। किए हैं उसके नाचनी के। जी। जी, आदरणीय प्रणाली दीदी जी का हैंडल है। ओम प्रणाम, आपके दिव्य मार्गदर्शन के लिए शत नमन। गाय के बारे में और सभी सृष्टि के बारे में आपने जो मार्गदर्शन दिया, मुझे तो लगा कि आपका ध्वनि, आपके आवाज से समाज में बहुत ही जागृति होने का संभव लगता है। तो क्यों ना आप फेसबुक, यूट्यूब पर आपकी ये वाणी जाए तो बहुत हलचल मच जाएगी और गाय के बारे में हमारे देश में जागरूकता आने में जो हमारे पवन सर और हमारे सब योगाहार टीम जो काम कर रही है उसका बल दुगना हो जाएगा, ऐसा मुझे आपका ध्वनि सुनकर आज लगने लगा। ओम प्रणाम। जी, निश्चित ही अच्छा सुझाव दीदी जी का है और इसी सुझाव के साथ आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर। धन्यवाद दिलीप जी। मैं सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूँ सदन को, अभी मैंने गूगल पे सर्च किया तो रामदाना को उन्होंने राजगीरा बोला है और साइंटिफिक नेम भी वही है राजगीरा। राजगीरा ही बोला है। हाँ जी, यही वही है। हाँ, जी, जी, राजगीरा भी, रामदाना, अमरंत और अन्य नाम भी, के अलग-अलग नाम उसके होंगे और ये अभी मेरी चर्चा भी किन्हीं महानुभावों से हो रही थी कि महाराष्ट्र हो गया, साउथ हो गया, मध्य प्रदेश के कुछ जो पहाड़ी भाग हैं, उत्तराखंड हो गया और हमारा हिमाचल हो गया, यहाँ खूब जगह हो रहा है। लेकिन जैसे कहा गया है कि जो काला जो रामदना है वो विलुप्त की कगार पर है, उसके दर्शन अब बहुत कम हो रहे हैं, ऐसी बात भी सामने आई है। और दूसरी बात ये कि आज हमारे मुख्य अतिथि जी ने, मुख्य वक्ता जी ने, हालाँकि उनके पास अभी समय का अभाव था लेकिन उन्होंने पूरा समय दिया और मिलेट्स के जो बीजों को हम बचाव कैसे करें, तो उन्होंने सार तत्व में ये कह दिया है कि जब हम इनका उपयोग करेंगे तो संरक्षण की अलग से हाँ, हाँ, आवश्यकता नहीं, वो संरक्षित करेगा बल्कि हमको संरक्षित कर रहा है, हमको आगे बढ़ा रहा है, पुष्ट कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। तो ये बात निश्चित हुई है और इसी क्रम में हम यहाँ मुख्य वक्ता जी का बहुत-बहुत पुनः धन्यवाद है कि समय का अभाव में उन्होंने पूरी तरह से समय दिया, ये भी बड़ी बात है। और एक बात फिर से सामने आई है
और जो कि आने वाले समय में ये विषय बन सकता है कि हमारा भोजन कैसा हो। तो ये भी आज की जिरह से, आज की वार्तालाप से हम सामने एक विषय सामने आया है कि हम इस पे भी आगे वार्तालाप भी करें और इस वार्तालाप के फलस्वरूप जो हमारी भोजन का व्यवहार है, उसको भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से अपनी पूर्व स्थिति में आता है, बदलता है और दिनेश जी। जी मैं माफी चाहता हूँ कि मैं अभी थोड़ा निकलना चाह रहा हूँ जी हाँ, अगला जी, जी, मीटिंग के लिए। जी आदरणीय तो हम यही कह रहे थे। जी, जी। आप सब लोगों को मेरा फिर से नमन। बहुत बढ़िया, फिर मिलेंगे बीच में और कहीं हम लोग फिजिकली भी हम लोग मिलें कहीं ना कहीं, ये भी आप भी और पवन सर भी इसमें मदद करें। कभी जरूर हम लोग सब एक जगह मिले और खूब एक उत्सव मनाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। जी जी, जी आदरणीय, आप आदरणीय सभी सदस्यों की तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और पहले भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि आप किसी छोटी-सी यात्रा में जा रहे हैं, तत्पश्चात फिर भी आपने पूरा समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर और इस क्रम में मैं आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करूँगा कि कृपया वो आएँ और आज उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यों का और हमारी मुख्य वक्ता जी का और योग शिक्षक जी का धन्यवाद करें। जी, जी, जी दिनेश भैया, धन्यवाद। और जैसे कि आज के हमारे योगाहार कार्यक्रम में सुबह प्रथम सत्र में आदरणीय मुख्य वक्ता के रूप में आलोक यादव जी, जो कि पतंजलि योग समिति के साथ जुड़े हैं और हाल ही में उन्होंने